बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा रनिंग टॉपिक यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन हमने स्टार्ट किया हुआ है और इसमें हमने लास्ट जो डिस्कस किया था दैट वाज यूरिनरी सिस्टम। और यूरिनरी सिस्टम में हमने कुछ फीचर्स देखे थे जो भी कंपोनेंट्स हैं यूरिनरी सिस्टम के, जिसमें किडनीज़, यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा के मुतालिक देखा था हमने। और साथ साथ इसके अलावा हमने ये जो नेक्स्ट इसमें जो स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल फीचर्स और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को हमने हाईलाइट किया था। अब इसमें जो हमने आना है, किसकी तरफ आना है, टुवर्ड द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यानी हमने किसकी बात करनी है, नेफ्रॉन की बात करनी है। नेफ्रॉन के बारे में आपको पता हो कि नेफ्रॉन क्या होते हैं। नेफ्रॉन को हम कहते हैं जी फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। दीज आर व्हाट, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहलाते हैं। आपको ये भी मालूम हो कि अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन्स आर देयर इन ईच किडनी। तकरीबन 1 मिलियन 10 लाख के करीब क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं एक किडनी में अप्रॉक्सीमेटली। अब हमने इसका सबसे पहले स्ट्रक्चरल डिटेल देखनी है और फिर हम आएंगे किसकी तरफ, इसके फंक्शन की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने क्या देखना है कि जो नेफ्रॉन का बेसिकली स्ट्रक्चरल डिटेल क्या होती है। हम जब स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर को तो इसमें याद रखिएगा ईच नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ, ईच नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ, मुश्तमिल होता है 2 मेजर पार्ट्स पे। 2 मेजर पार्ट्स इसके कौन कौन से हैं, एक को हम कहते हैं रीनल कार्पसल्स और दूसरा हम नाम क्या देते हैं, रीनल ट्यूब्यूल। तो रीनल कार्पसल्स एंड रीनल ट्यूब्यूल मेजर पार्ट्स हैं किस चीज़ के, एक नेफ्रॉन के। अब उसके बाद स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले किसकी बात करनी है, रीनल कार्पसल्स की हम बात करेंगे। रीनल कार्पसल्स, रीनल कार्पसल्स के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए कि बेसिकली ये वो पार्ट होता है नेफ्रॉन का जो कि बेसिकली इनिशियल फिल्टरिंग कंपोनेंट हम कह सकते हैं इसको ऑफ द नेफ्रॉन। इनिशियल फिल्टरिंग कंपोनेंट ऑफ नेफ्रॉन कह सकते हैं। अब आपके पास की पॉइंट क्या मिला आपको, इनिशियल फिल्टरिंग कंपोनेंट ऑफ द नेफ्रॉन कहते हैं। अब इसके जो पार्ट्स हैं आपको पता हो कि इसको आप 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इन 2 मेजर पार्ट्स कौन कौन से हैं, पहला आप किसका रेफरेंस देते हो, दैट इज ग्लोमेरुलस, और फिर दूसरा इसमें क्या आ जाता है, बोमेन्स कैप्सूल। ये 2 मेजर कंपोनेंट्स हैं किसके, रीनल कार्पसल्स के। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ग्लोमेरुलस एंड बोमेन्स कैप्सूल। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है इसका ग्लोमेरुलस का, इसके बारे में आपको मालूम हो कि ग्लोमेरुलस बेसिकली क्या है। ग्लोमेरुलस के बारे में आपको पता हो कि बेसिकली नेटवर्क ऑफ व्हाट, ब्लड कैपिलरीज है। ये नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज है जो कि किस तरह टफ्ट की सूरत में होता है, किस में बॉल लाइक स्ट्रक्चर यानी बोमेन्स कैप्सूल के अंदर ये बंद होता है। इसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस का नाम देते हैं। तो अब रही बात इसमें बोमेन्स कैप्सूल की, इसके बारे में हम देखते हैं कि बोमेन्स कैप्सूल क्या है। इनर एंड जो होता है नेफ्रॉन का, इनर एंड ऑफ नेफ्रॉन, इनर एंड ऑफ नेफ्रॉन कहाँ से,
फॉर्म क्या बनाएगा, कप शेप्ड स्वेलिंग, फॉर्म कप शेप्ड स्वेलिंग बनाता है, कप शेप्ड स्वेलिंग बनेगी। इनक्लोजेस कि अपने अंदर किस चीज़ को बंद करता है, इनक्लोजेस अभी हमने बताया व्हाट, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस को अपने अंदर क्या करता है, ये इनक्लोज करता है। इसको हम क्या कहते हैं, बॉमेंस कैप्सूल को नाम देते हैं। अब ये बॉमेंस कैप्सूल, इसके साथ साथ हम इसको डायग्रामेटिकली भी साथ साथ देखते जाएंगे स्टूडेंट्स। इस तरह देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने शो किया है, व्हाट इज दिस, ये हम बॉमेंस कैप्सूल शो कर रहे हैं इस तरह से। ये क्या हमारे पास बॉमेंस कैप्सूल है। ओके, यहाँ पे हम शो करते हैं क्या चीज़, दैट इज ये हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं। इसका भी हमने भी ये बताना है कि इसमें कौन कौन सी ब्लड वेसल्स होते हैं, क्योंकि आगे चलकर ब्लड की सर्कुलेशन के बारे में भी आपको यहाँ पे क्लियर करना है। दो किस्म के ब्लड वेसल्स आप शो करते हो, एक होता है इसमें एफिरेंट और एक होता है इफिरेंट। ये बेसिकली इसको हम आगे चल के बताएंगे कि ये इसके कन्वोल्यूटेड पार्ट में साथ साथ हमने यहाँ पे शो करने। ये इसके हमारे पास क्या आएंगे, इसका ये कन्वोल्यूटेड पार्ट। तो अब देखिए इसमें ये हमने क्या शो किया, बॉमेंस कैप्सूल। अब इसके बारे में आपको मालूम हो कि जो बॉमेंस कैप्सूल की ये जो वॉल होती है, ये वॉल है, इसको हम बड़ा करके बनाते हैं। ये वॉल, इतना हिस्सा इसकी वॉल का, ठीक है जी। इस वॉल के बारे में आपको इस तरीके से शो करना है कि कुछ सेल हम यहाँ पे बना रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। ये आप देख सकते हैं, हमने कुछ सेल्स बनाए हैं। ये जो वॉल होती है ना इसकी, बॉमेंस कैप्सूल की, इसमें याद रखिएगा ये सेल्स होते हैं। इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, पोडोसाइट। ये पोडोसाइट सेल्स कहलाते हैं। इनके दरमियान, सेल्स के दरमियान आप देख सकते हैं गैप आपको नज़र आता है। ये जो गैप होता है, ये ख़ास तौर पर ये जो आपको नज़र आ रहा है गैप, इस गैप के बारे में आपको पता हो कि ये जो गैप होता है किस में, इन पोडोसाइट सेल्स के दरमियान ये जो गैप है, ये क्वाइट लार्ज होता है। इट इज़ क्वाइट लार्ज, बड़ा होता है। और ये इससे इसका फ़ायदा क्या होता है कि इसके यहाँ पे हमने क्या बताया कि ब्लड कैपिलरी है, यहाँ पे हम ब्लड कैपिलरी शो करते हैं। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ दिस, ये ब्लड कैपिलरी है। ओके, ब्लड कैपिलरी के ये क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। ये आपको पता है इसकी सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियम, और इसमें भी क्या होते हैं, ये इंटरसेलुलर स्पेसिस। इसकी इंटरसेलुलर स्पेसिस कंपैरेटिवली आम कैपिलरीज के मुकाबले में ज़्यादा होती हैं। फिर साथ साथ इसमें एक और चीज़ होती है जिसको एडिशनल पॉइंट के तौर पर आप समझ लीजिए कि इसमें यहाँ पे क्या होती है, इसकी ये कैपिलरी की बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होती है। सो व्हाट इज़ दिस, ब्लड कैपिलरी। ये ब्लड कैपिलरी आ जाती है, और ये इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन कहलाती है। इसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। ये नीचे क्या है, ये बॉमेंस कैप्सूल वॉल, इसको बॉमेंस कैप्सूल वॉल, और ये उसके सेल आगे पोडोसाइट सेल, और उसमें हमने बताया गैप होता है। तो लिहाजा अब इसका फ़ायदा क्या होता है, ये जो इसमें बिटवीन द सेल्स जो है आपको बताया गया गैप, क्वाइट लार्ज गैप पाया जाता है। तो सब्सटेंसेस जो होते हैं, ख़ास तौर पे सब्सटेंसेस कहाँ से, ये जो यहाँ पे ब्लड प्लाज्मा है, यहाँ पे क्या होता है, ब्लड है। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या चीज़ फ्लो कर रहा है, ब्लड है, लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड हम कहते हैं प्लाज्मा। तो यहाँ से याद रखिएगा कि बआसानी जो मटेरियल्स होते हैं
वो यहाँ से बआसानी यहाँ से आते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू, ये किस में आ जाएंगे, इनटू द बॉमेंस कैप्सूल में आ जाते हैं यहाँ से। तो ये इसका फ़ायदा होता है ये लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसिस का। अब इसमें हमें एक चीज़ बताइए, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन का यहाँ पे क्या रोल होता है कि बेसिकली याद रखिए कि ये नॉन सेलुलर होती है, ये लिगामेंट होते हैं इसके, और इसके अलावा और भी बहुत से इसमें डिफरेंट केमिकल्स पाए जाते हैं, लेकिन इसमें सेल्स नहीं होते। याद रखिएगा कि कैपिलरी की क्या कहलाती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन कहलाती है। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में बताना ये होगा कि ये बेसिकली इसका लिंक किसके साथ है, ब्लड कैपिलरी के साथ है। ये क्या काम करती है, स्टॉप करती है लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को के इसमें से ना गुजर सके। क्या रोल होगा इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन का, यहाँ हम लिखते हैं इसको कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसका क्या रोल हम बता रहे हैं, इसका रोल हमने ये बताना है कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन बेसिकली किसकी है, ऑफ ब्लड कैपिलरी। ये ब्लड कैपिलरी की क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये स्टॉप करती है, स्टॉप किसको, लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को, किससे, कि वो फ्रॉम गेटिंग थ्रू, तो इसमें से गुजरने से उसको क्या करती है, ये स्टॉप करती है। इसको हम क्या कहते हैं, ये इसकी आ जाती है बेसमेंट मेम्ब्रेन आ जाती है, तो इसका रोल आ जाता है। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने अभी बॉमेंस कैप्सूल के साथ ही ग्लोमेरुलस को भी मज़ीद डिस्कस करना है, क्योंकि हमने ब्लड की सप्लाई अलग से बतानी है, किसकी, नेफ्रॉन की। तो इसलिए हमने इसको सिर्फ इसको इंट्रोडक्शन के तौर पर बताया कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ व्हाट, रीनल कार्पसल्स। अब हम आ जाएंगे किसकी तरफ, रीनल ट्यूब्यूल्स की तरफ आ जाते हैं कि रीनल ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं। रीनल कार्पसल पहला कंपोनेंट था और दूसरा कंपोनेंट क्या है, रीनल ट्यूब्यूल आ जाती है। अब रीनल ट्यूब्यूल जो है, सबसे पहले तो आपने इसके बताने कि इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। कंपोनेंट्स ऑब्वियसली हमने सिस्टमेटिकली लेके चलना है, तो सबसे पहले हमने किसकी बात करेंगे, इसकी, इसमें पहला कंपोनेंट आपने बताना होगा, दैट इज़ व्हाट, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड पार्ट, कन्वोल्यूटेड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड पार्ट, यानी इसको हम एब्रीविएट करेंगे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड पार्ट। इस तरह से ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड पार्ट के बारे में आपने बताना होगा कि ये कहाँ से आएगा। याद रखिएगा कि लीड्स फ्रॉम दी बॉमेंस कैप्सूल, कहाँ तक जाएगा, फिर ये भी आपने बताना है कि लीड्स फ्रॉम दी बॉमेंस कैप्सूल, लीड्स फ्रॉम दी बॉमेंस कैप्सूल टू द, किधर जाएगा, टू द लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले तक जाएगा। लूप ऑफ हेनले को भी आप इस तरह से एब्रीविएट कर सकते हैं, लूप ऑफ हेनले। ओके, तो लिहाजा लीड्स फ्रॉम द बॉमेंस कैप्सूल एंड कहाँ तक जाएगा, टू द लूप ऑफ हेनले तक ये जाता है। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड। ये भी आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो आपको पता हो बिटवीन बॉमेंस कैप्सूल एंड लूप ऑफ हेनले के दरमियान। फिर इससे और मजीद इसको स्पेसिफाई करेंगे तो लूप ऑफ हेनले का कौन सा पार्ट होगा, असेंडिंग लिम्ब होगी या डिसेंडिंग लिम्ब होगी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बी केयरफुल अबाउट दिस आल्सो। तो ये हो गया। अब देखिए एक और इसमें इंटरेस्टिंग बात, इंफॉर्मेशन है आपके लिए, यानी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से समटाइम हट के भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जब हम रीनल ट्यूब्यूल को ओवरऑल देखते हैं, नेफ्रॉन को ओवरऑल देखते हैं, तो ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, इसको क्या कहा जाता है, ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन कहलाता है। इसको आप लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन कह सकते हैं, जिसका कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। अब देखिए प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होती है, इसकी एक अहम बात और भी बतानी है कि जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, कैसे एब्रीविएट किया हमने, पीसीपी से, यानी यहाँ पे क्या लिख रहे हैं,
प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये इसको हमने एब्रीवेट किया था। इसके बारे में बताएंगे, इज लाइंड बाय एपिथेलियम cells having माइक्रोविलाई। जैसे आपने पढ़ा ना इलियम वगैरह में, इंटेस्टाइन में क्या होते हैं विलाई, विलाई के ऊपर क्या होते हैं माइक्रोविलाई होते हैं। तो आप जाहिर सी बात है जब माइक्रोविलाई है तो आपको ये भी पता हो कि जो फिल्ट्रेशन कहाँ पर होती है, बॉम्बेस कैप्सूल में होती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जिसको हम कहते हैं। फिर उसके बाद रीएब्जॉर्प्शन होती है, और मेन रीएब्जॉर्प्शन कहाँ से होती है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड पार्ट से होती है। तो लिहाजा आप कह सकते हैं कि ये जो इसमें एपिथेलियम सेल्स है जिसमें माइक्रोविलाई भी पाए जाते हैं, ये क्या करेंगे, ये इंक्रीज करेंगे सरफेस एरिया, ये इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रीएब्जॉर्प्शन। ये रीएब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ये आपके सामने क्या है, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड पार्ट है, इसको हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब का नाम दे देंगे, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब कहलाती है ये। तो इस तरह ये इंक्रीज करती है सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। फिर इसके बाद इसमें नेक्स्ट हमें किसके बारे में बताना है, नेक्स्ट आपको पता है इसमें आ जाएगा लूप ऑफ हेनले के बारे में। लूप ऑफ हेनले, ठीक है जी। लूप ऑफ हेनले के बारे में बताना है कि किस किस्म की ये ट्यूब होती है। इसको आप यू शेप ट्यूब का नाम दे सकते हैं, इट इज यू शेप ट्यूब। ये यू शेप ट्यूब होती है ऑफ द नेफ्रॉन। अब इसके बारे में आपको पता हो कि इसके लिम्स के बारे में पता होना चाहिए कि इसका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले भी होता है और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले भी होता है। इसमें ऊपर से नीचे की तरफ जब आएगा कॉर्टेक्स से किस तरफ, टुवर्ड्स द मेडुला, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिसेंडिंग लिम्ब। और दूसरा क्या होता है इसका, असेंडिंग लिम्ब कहलाते हैं, ठीक है जी। ये डिसेंडिंग का मतलब जो नीचे की तरफ आ रहा है और असेंडिंग का मतलब जो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये लूप ऑफ हेनले के बारे में हम बता रहे हैं। अब इसमें ये जो लूप ऑफ हेनले, हमने दो तरह के नेफ्रॉन आगे चलकर डिस्कस करने, एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, दूसरा कौन सा होता है जी बच्चों, जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो लिहाजा आपसे ये पूछा जा सकता है लूप ऑफ हेनले प्रोमिनेंट किस में होता है, तो आपको मालूम हो कि इट इज प्रोमिनेंट इन जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। इसमें ये ज़्यादा क्या होता है, प्रोमिनेंट होता है, क्या चीज़, लूप ऑफ हेनले। जबकि बहुत ही शॉर्ट होता है किस में, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में। ये नहीं कहेंगे नहीं होता, होता है, लेकिन क्या होता है, शॉर्ट होता है। ये भी आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि लूप ऑफ हेनले कॉर्टिकल नेफ्रॉन में है या नहीं, अगर है तो क्या है, कितना है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, तो यू मस्ट नो अबाउट इट आल्सो। ये भी आपको क्लियर होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ देखिए ये बेसिकली क्या होता है, डिसेंड डाउन आता है, कहाँ से आता है, कॉर्टेक्स से होता हुआ ये किधर जाएगा, टुवर्ड्स द पैरामिड ऑफ मेडुला। यानी डिसेंडिंग जो होता है ना लिम्ब, ये कहाँ तक जाता है, ये फिर इस तरह से असेंडिंग लिम्ब जो बनता है, बेसिकली ये इसका जो एंड होता है वो कहाँ पर होता है, दैट इज इन द पैरामिड ऑफ मेडुला। यहाँ तक ये इसके क्या होते हैं, लिम्स होते हैं। हमने किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ा था, हम सिर्फ एक पिरामिड यहाँ पे बना रहे हैं। ये एक पिरामिड आपके सामने शो किया गया। ये इसके बारे में आपको पता हो कि ये इसका क्या है, ये आउटर, ये क्या है, मेडुला, और ये कौन सा होता है, इनर मेडुला। इसको आप इनर मेडुला कहोगे, और ये कौन सा होता है, आउटर मेडुला। यहाँ पे हम शो कर रहे हैं व्हाट इज दिस, बॉम्बेस कैप्सूल, ये इसका कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर उसके बाद ये लूप ऑफ हेनले। ये लूप ऑफ हेनले जो है कहाँ तक आया होता है, ये इनर मेडुला तक आया होता है। फिर ये क्या होती है, इसकी कलेक्टिंग डक्ट, इसको हम कलेक्टिंग डक्ट का नाम देते हैं। तो इसकी पोजीशन आपको क्लियर होनी चाहिए कि बेसिकली हमने नेफ्रॉन कौन सा ड्रा किया है, जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन ड्रा किया। ये आउटर
मेडुला, और ये कौन सा होता है, इनर मेडुला। तो ये डीप इनटू द इनर मेडुला तक आया हुआ होता है क्या चीज़, ये लूप ऑफ हेनले डिसेंडिंग, और फिर ऊपर जो जा रहा है वो कौन सा है, उसको हम एसेंडिंग का नाम देते हैं। तो इस तरह रोल जो होता है बेसिकली इसका आगे चलकर डिटेल से इसको चूँकि फंक्शन हमने पढ़ना है, लेकिन यहाँ हमें इसको सिर्फ समअप करना होता है कि इसका रोल क्या होता है। इसका रोल होता है, रोल इसका होता है फिल्टर करना, किस चीज़ को, ये सॉल्ट्स को, ये सॉल्ट्स को क्या करेगा, फिल्टर करेगा, एंड बैलेंस वाटर इन दी बॉडी, ये जिस समय हमारे बॉडी में क्या करेगा, वाटर को बैलेंस भी करता है। तो ये इसका हमने सम अप किया है, बाकी इसकी डिटेल आकर आप इसका फंक्शन देखेंगे तो उसमें और आपको क्लियर हो जाएगा इसका फंक्शन क्या है। तो लिहाजा ये इसका हमने कौन सा पार्ट बताया, दैट इज़ लूप ऑफ हेनले। अब लूप ऑफ हेनले के बाद नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पहला कौन सा था, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब उसके बाद हमें किसका बताना है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से किसको एब्रिवेट करते हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, DCT से आप इसको क्या करोगे, एब्रिवेट करोगे। आप देखें इसमें एक हमने बताया था, यहाँ से देख लीजिए, ये नीचे की तरफ आ रहा है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये क्या है, असेंडिंग लिम्ब इसका कहलाता है। ये असेंडिंग लिम्ब ऊपर की तरफ आ रहा है, आप देख रहे हैं कहाँ से आ रहा है, ये मेडुला से किस तरफ जाएगा, टुवर्ड द कॉर्टेक्स से आ रहा है। तो इसी के बारे में हमने यहाँ पे बताना है कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है बेसिकली इसके बारे में कि जो असेंडिंग लिम्ब है, असेंडिंग लिम्ब किसका है, ये ऑफ लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के बारे में हम बता रहे हैं। ये क्या होगा कि जब ये रिटर्न होगा, ये क्या होगा, रिटर्न कहाँ पे होगा, टू द रीजन ऑफ रीनल कार्पसल्स, कहाँ जाएगा, टू द रीजन ऑफ रीनल कार्पसल्स। अब रीनल कार्पसल्स ये क्या है, ये रीनल कार्पसल्स बिल्कुल इसके करीब, इस जगह पे, यानी इसके बिल्कुल करीब यहाँ पे। तो ये नीचे क्या था, नीचे हमने क्या बताया था कि नीचे क्या होगा, इसका मेडुला होगा, ये डिसेंडिंग नीचे की तरफ और असेंडिंग ऊपर की तरफ होता है। इस जगह पे ख़ास तौर पे हमें क्या बताना होगा कि रिटर्न टू द रीजन ऑफ रीनल कार्पसल्स, वापस किस तरफ आएगा, टुवर्ड द रीजन ऑफ द रीनल कार्पसल्स की तरफ आएगा, और बिकम्स हाईली कॉइल्ड, और बिकम्स हाईली कॉइल्ड। तो लिहाजा इसको हम क्या नाम दे देंगे, दैट इज़ कॉल्ड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का नाम देंगे, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहलाती है। फिर उसके बाद आ जाता है स्टूडेंट्स क्या, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट के बारे में आपको पता हो कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होगा ना, ये लीड्स टू कलेक्टिंग डक्ट। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल लीड्स टू कलेक्टिंग डक्ट। ये किस में जाकर खुलेगा, कलेक्टिंग डक्ट में जाकर खुलेगा, और ये इसका जो फर्स्ट सेगमेंट होगा किस चीज़ का, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, यानी फर्स्ट सेगमेंट, पहला जो टुकड़ा होता है ऑफ व्हाट, कलेक्टिंग डक्ट इज कॉल्ड, ये भी बड़ा अहम पॉइंट है, इज कॉल्ड कलेक्टिंग, क्या नाम देंगे इसको, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का नाम देते हैं। दिस इज कॉल्ड व्हाट, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। इस तरह डिफरेंट नेफ्रॉन्स की कलेक्टिंग ट्यूब्यूल आकर किस में खुलती हैं, कलेक्टिंग डक्ट में आकर खुलती हैं। और फिर कलेक्टिंग डक्ट के बारे में ये भी पता हो कि ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, यानी यहाँ पे हम बताते हैं ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, इसके बारे में स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो, ये शुरू कहाँ से होती है, ये बिगिंस कहाँ से शुरू होती है, बिगिंस के बारे में यानी शुरू कहाँ से होती है, ये रीनल कॉर्टेक्स से होती है। कहाँ से, फ्रॉम रीनल कॉर्टेक्स से शुरू होती है। डक्ट देखिए कहाँ से शुरू हो रही है, ये ऊपर क्या एरिया है, रीनल
कॉर्टेक्स है तो कहाँ से स्टार्ट होगी, फ्रॉम रीनल कॉर्टेक्स, और किस तरफ आती है देख सकते हैं, एक्सटेंड डीप कहाँ पे होगी, इन द मेडुला, एक्सटेंड्स डीप वेयर, इन मेडुला, मेडुला में ये डीप आ जाती है। इसको कलेक्टिंग डक्ट के बारे में आपको मालूम हो कि ये मतलब इसका समअप करते हैं रोल वो क्या होगा, तो आपको मालूम हो कि जो कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट इसका काम क्या होता है कि डिलीवर करना, डिलीवर क्या चीज़, यूरिन, कहाँ पे डिलीवर करें यूरिन, टू रीनल पेल्विस, डायरेक्ट हम बता रहे हैं किस में, रीनल पेल्विस में। अदरवाइज कलेक्टिंग डक्ट कहाँ पे जाकर खुलती है, रीनल पेपिली के थ्रू इनटू द माइनर कैलिक्स, फिर उससे मेजर कैलिक्स, फिर उससे क्या आता है रीनल पेल्विस। तो डायरेक्ट क्या बताएंगे आप, रीनल पेल्विस भी बता सकते हैं। सो नो मैटर, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई थी कि वो डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन किस किस्म का पूछा जा रहा है। तो अकॉर्डिंगली चॉइस में अगर आपके पास डायरेक्ट रीनल पेल्विस ही चॉइस हो तो ऑब्वियसली इसी को आपने सेलेक्ट करना है। अगर माइनर कैलिक्स हो तो फिर वो उसका आपका करेक्ट ऑप्शन होगा उससे पहले, क्योंकि इससे पहले क्या आता है, पहले माइनर कैलिक्स, फिर मेजर कैलिक्स, और उसके बाद रीनल पेल्विस आएगा। तो यू बी केयरफुल अबाउट इट। ओके, तो यहाँ तक बच्चों हमने थोड़ा सा इसके मेजर पार्ट्स बताए हैं आपको किस चीज़ के, नेफ्रॉन के। अब हम देखते हैं क्या टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, यानी कितनी किस्म के नेफ्रॉन होते हैं, थोड़ी सी उसकी डिटेल आ जाएगी। तो फिर हम आगे चलेंगे और फिर फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन यानी फंक्शन ऑफ किडनी की तरफ आते हैं। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, आप याद रखिएगा जो इसको हम क्लासिफाई करते हैं किस बेस पर करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, यानी नेफ्रॉन जो है क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, लोकेशन कहाँ पे, विद इन द किडनी, किडनी में इसकी लोकेशन क्या होती है उसके हिसाब से। तो इसकी दो टाइप्स आप पढ़ते हो, कौन कौन सी होती हैं, एक आपको मालूम है कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन है और दूसरे कौन से होते हैं इसमें, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, ये देखिए कॉर्टिकल नेफ्रॉन के बारे में हमने बताना। ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं याद रखिएगा कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं, नाम से जाहिर है, गौर से कीजिएगा, गौर कीजिएगा, ये दे आर फाउंड मेनली वेयर, इन विच पार्ट ऑफ द किडनी, ये रीनल कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ द किडनी पाए जाते हैं। ठीक है जी। ख़ास तौर पर जब हम इसको एलेबरेट करते हैं तो ख़ास तौर पर इसका क्या होता है, एक तो रीनल कार्पसेस, जिसमें आपको मालूम है क्या आता है, ग्लोमेरुलस आ जाता है और बॉमेंस कैप्सूल आ जाएगा, और फिर प्लस उसके साथ क्या होगा कि ये जो कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स होती हैं, यानी इसमें प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल प्लस डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, ये सब यानी रीनल कार्पसेस हो गया, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, ये सब इस कॉर्टिकल नेफ्रॉन के ये कहाँ पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, ये आपको मालूम होना चाहिए कि दे आर फाउंड इन रीनल कॉर्टेक्स। ये कहाँ पर होते हैं सारे के सारे पार्ट्स, दे आर फाउंड इन रीनल कॉर्टेक्स में ही होते हैं। ठीक है जी, जैसे हमने पहले बताया, इन जनरल बता रहे हैं, ये स्पेसिफिकली बता रहे हैं, हमें ये क्लियर होना चाहिए। तो हमारे जो किडनीज होते हैं इनमें ये कितनी इनकी तादाद होती है, यानी 70 से लेकर ये 80% तक कौन से होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अच्छा, अब इसमें देखिए कि अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जो होते हैं, यानी अंडर नॉर्मल कंडीशंस, जब नॉर्मल कंडीशंस होती हैं, नॉर्मल कंडीशंस किस चीज़ की, ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हो वाटर अवेलेबिलिटी के। तो फिर याद रखिएगा कि ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं डील विथ कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स डील्स with
कंट्रोल ऑफ ब्लड वॉल्यूम किस चीज़ का डील करते हैं कि कंट्रोल ऑफ ब्लड वॉल्यूम किसके ज़रिए, ये भी आपको क्लियर हो, बाय फॉर्मिंग कौन सा यूरिन, कंसनट्रेटेड या डाइल्यूट, बाय फॉर्मिंग डाइल्यूट यूरिन याद रखिएगा, डाइल्यूट यूरिन की वजह से। समझ आ रही बात इसमें? तो ये पॉइंट आपको सारा क्लियर होना चाहिए। तो ये नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में ऐसा होता है। रीज़न क्या होती है कि इसमें लूप ऑफ हेनले जो होता है वो छोटा होता है, क्योंकि आप लूप ऑफ हेनले किस रेफरेंस से स्टडी करते हो, हाउ टू प्रोड्यूस द एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट कंसनट्रेटेड, किस तरह से कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है, वो किसके लिए होगा, दैट इज़ फॉर जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, क्योंकि उसमें हम किसको डिस्कस करते हैं, हम डिस्कस करते हैं लूप ऑफ हेनले को डिस्कस करते हैं। तो लिहाजा ये कौन सा नेफ्रॉन हो गया, कॉर्टिकल नेफ्रॉन हो गया, ठीक है। इसको उसमें आप स्केच में कैसे शो करते हैं, डायग्राम में कैसे शो करते हैं, बिल्कुल सिंपल सी डायग्राम यहाँ पे हम बता देते हैं। इस फॉर एग्जांपल ये हम शो कर रहे हैं, ये क्या हमने शो किया, व्हाट इज़ दिस, ये पिरामिड इन मेडुला शो किया, ये आपको पता है, हमने पहले बताया था, ये इनर मेडुला आ जाएगा, ये इसका आउटर मेडुला कहलाता है। ओके जी, ये ऊपर क्या है सारा, ये हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ दिस, कॉर्टेक्स है। तो लिहाजा आप देखिए कि ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है इसकी पोजीशन आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है। सिंपल सी डायग्राम ये हम शो कर रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, ये हमारे पास क्या है, बॉबल्स कैप्सूल, इससे ये इसका ये कन्वोल्यूटेड पार्ट आ गया, फिर इसके बाद सीधा नीचे आएगी ये लूप ऑफ हेनले, ये लूप ऑफ हेनले आ गया पास, फिर उसके बाद ये कन्वोल्यूटेड पार्ट, फिर उसके बाद क्या रहती है, कलेक्टिंग डक्ट आ जाएगी, कलेक्टिंग डक्ट साथ ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल शो करते हैं जो कि जैसे नेफ्रॉन से आ रही होती है। सॉरी, अब हमने ये कौन सा नेफ्रॉन शो कर दिया, हमने ये शो कर दिया बेसिकली, ये कौन सा शो किया था, ये टेक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, लेकिन हमने क्या शो करना है, ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन है। गौर कीजिएगा कि कॉर्टेक्स वाली साइड पे इसका रीनल कार्पसल्स भी है, इसके प्रॉक्सिमल कर्वोलेटेड ट्यूब्यूल भी है, डिस्टल कर्वोलेटेड ट्यूब्यूल भी है, और लूप ऑफ हेनले बहुत ही छोटा सा है। इसको हम क्या कहेंगे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन का नाम देंगे। दूसरा इसमें स्टूडेंट्स आ जाता है जिसको हम नाम क्या देते हैं, जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन, जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन। इसके बारे में देखिए, नाम पर गौर कीजिएगा, जस्टा में, क्योंकि हमने पहले बताया ना कि हमने इसको क्लासीफाई किस बेस पे किया, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, लोकेशन के हिसाब से उसका नाम है। देखिए कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है, कॉर्टेक्स रीजन में, जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन, ये याद रखिएगा कि इसमें जो इसके रीनल कार्पसल्स होंगे, इसके रीनल कार्पसल्स होंगे, और साथ इसका क्या होगा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड पार्ट, डिस्टल कन्वोल्यूटेड पार्ट, ये किधर होंगे, ये क्लोज किधर होंगे, टू द जंक्शन ऑफ कौन से पार्ट्स होंगे, कॉर्टेक्स एंड मेडुला, एट द जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो इसीलिए इसको जस्टामेडुलरी यानी जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला, पोजीशन आ गई ना, लोकेशन होगी, तो लोकेशन के लिहाज से इस तरह से आप उसको इसका नाम दोगे। अब इसमें क्या होता है, लॉन्ग, याद रखिएगा इसमें क्या होगा, लॉन्ग लूप ऑफ हेनले आपको मिलेगा। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन है ये कम होते हैं, कितने होते हैं, 20 से लेकर 30% तक होते हैं इन द ह्यूमन किडनीज, हमारे किडनीज में ये कम होते हैं, इसकी तादाद कम होती है जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स की, ये भी आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए। तो लूप ऑफ हेनले जो होता है ये, इसके बारे में हमने क्या बताया, ये कहाँ पे होता है, ये डीप इन मेडुला, डीप इन मेडुला, यानी इसी तरह से हम यहाँ पे ये शो कर देंगे। देखिए एक और हमने शो कर दिया, पिरामिड इन मेडुला, ये हमारे पास कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, यहाँ पे हमने शो करना है, ये देखिए इसका बॉम्बिस कैप्सूल करीब शो करना है, किसके, ये बॉम्बिस कैप्सूल, ये इसका कन्वोल्यूटेड पार्ट, और ये इसका लूप ऑफ हेनले, और फिर ये कन्वोल्यूटेड पार्ट, ये इसका कन्वोल्यूटेड पार्ट, और ये इसकी क्या है कि कलेक्टिंग
डक्ट, ये इसकी कलेक्टिंग डक्ट आ जाएगी। इस तरह से ये आप इसको शो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास नेफ्रॉन कौन सा स्टूडेंट्स, ये वाला नेफ्रॉन जो है ये कौन सा कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। और ये कौन सा था, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। डीप इनटू द मेडुला होता है इसका लूप ऑफ हेनले। फिर उसमें एक चीज़ आपको ये भी पता होनी चाहिए कि ये जो ख़ास तौर पे जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन जो है, इनके बारे में ये रोल कहाँ पे प्ले करते हैं, हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स। इन शॉर्ट सप्लाई ऑफ वाटर, इन शॉर्ट सप्लाई ऑफ वाटर, इसकी वजह से याद रखिएगा वाटर जो होगा इसकी रिटेंशन होगी किस पे, किसके थ्रू, जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। इसकी वजह से क्या होगा, वाटर रिटेंशन होगी, किसकी वजह से, जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन की वजह से। ओके, ये इसका रोल होता है किस चीज़ का, जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का। तो याद रखिएगा एडॉप्टेशन के हिसाब से हमें मालूम होना चाहिए। तो ये दो तरह के नेफ्रॉन हो गए। अब इसके साथ ही स्टूडेंट हमने क्या देखना है, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, कि किडनीज में ब्लड की सर्कुलेशन का क्या सूरत हाल है। ब्लड सर्कुलेशन, अब ब्लड सर्कुलेशन में हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, जैसे कि आपने नेशनल बुक फाउंडेशन में भी स्टूडेंट्स ये चीज़ पढ़ी होगी कि डिटेल के साथ कि जनाब रीनल आर्टरी फिर अंदर आती हैं तो ब्रांचेस बनती हैं, तो उसको आप क्या कहते हैं, उसके नेम्स, फिर उसके बाद आगे जाके कहाँ पे, एट द जंक्शन ऑफ दी व्हाट कॉर्टेक्स एंड मेडुला, और उसके बाद फिर किसकी तरफ आते हैं, टुवर्ड द आप एफिरेंट आर्टरियोल की तरफ आते हैं। तो इसमें इंटरलोबुलर आर्टरी, ये चीज़ें सारा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है आपको इसको। इसमें आपने डायरेक्ट रीनल आर्टरी से ब्रांचेस शो करनी है, और ब्रांचेस के बाद डायरेक्ट आप किस पे आ जाओगे, एफिरेंट आर्टरियोल। मिसाल के तौर पर ये देखिए किडनी है, किडनी है, और किडनी में आपने क्या बताना है, सबसे पहले क्या चीज़ दाखिल होती है, रीनल आर्टरी, ठीक है जी। आगे क्या होगी इसकी ब्रांचेस, इंटरलोबुलर आर्टरीज वगैरह जिसको आप कहते हैं ना। फिर उसके बाद आ जाता है ब्रांचेस के बाद नेक्स्ट एफिरेंट आर्टरियोल्स, एफिरेंट ए से शुरू हो रहा है, एफिरेंट भी पढ़ते हैं इसको, एफिरेंट आर्टरियोल्स। फिर उसके बाद आगे चलेंगे, आगे हमें किसका बताना है, ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, जिसको आप ग्लोमेरुलस का नाम भी देते हैं। तो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के बाद आप नेक्स्ट किस पे आएंगे, दैट इज एफिरेंट आर्टरियोल पे आ जाएंगे। एफिरेंट आर्टरियोल के बाद आपको फिर आगे चलना है, यहाँ पे क्या होगा, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, और इस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज को आपने क्या नाम देना होगा, ये बेसिकली क्या कहलाती है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहलाती है। इसको आप पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहलाती है। पेरी का मतलब होता है अराउंड, ट्यूब्यूल के अराउंड जो कैपिलरीज होंगी उसको आप क्या कहोगे, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, यानी किसके अराउंड होगी, ये भी आपको यहाँ पे पता हो। अराउंड हम इसको सम अप करते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है जी। फिर इसी तरह से डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये आप डिस्कस कर चुके हैं, और ये कहाँ पर होते हैं ये आपको पता हो, कॉर्टेक्स में होते हैं ये पार्ट। तो लिहाजा पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज पूरा नेटवर्क जो होता है कैपिलरीज का किसको सराउंड करता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को ये क्या करता है, कवर करता है। ये आपको पॉइंट मालूम होना चाहिए। इसी तरह से आपने इससे बताना है कि इससे फिर आगे मज़ीद क्या निकलेंगी, इस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज यानी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हम आगे चलेंगे, यानी इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो आप क्या इससे बनेंगे। एक और ख़ास तौर पर जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, एक और नेटवर्क कैपिलरीज का बनेगा, ब्लड कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज होंगी, इनको हम नाम क्या देंगे, जैसे आधार कार्ड वाजा रेक्टा,
वाजारेक्टा, ये भी क्या करती हैं, रन एंटी पैरेलल, एंटी क्या करते हैं ये पैरेलल, ये एंटी पैरेलल रन करती हैं टू लूप ऑफ हेनले, टू लूप ऑफ हेनले एंड किसमें कलेक्ट, और किसके साथ, कलेक्टिंग डक्ट के साथ, ठीक है, इन खास तौर पे कहाँ पे, मेडुला। ये भी याद रखिएगा कि वाजारेक्टा किस तरफ होगा, कि सिर्फ मेडुला की तरफ होगा, क्योंकि लूप ऑफ हेनले किस तरफ होता है कि आपको पता हो, टुवर्ड द मेडुला होता है। तो लिहाजा पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज मिलती हैं, जिससे क्या मिलकर बनेगा, बेसिकली आपको मालूम हो कि वाजारेक्टा बनता है, और ये फिर फाइनली ये ज्वाइन होकर क्या बनाएंगी, ये स्मॉल वेन्स बनेंगी, और वेन से क्या बनेगी, फिर रीनल वेन बन जाएगी। तो इस तरह से सर्कुलेशन का आपको क्लियर हो। रीनल आर्टरी ब्रांचेस किस में होंगी, एफिरेंट आर्ट्रियोल्स, एफिरेंट आर्ट्रियोल जो होते हैं किस में दाखिल होगा, बॉमेंस कैप्सूल में, बॉमेंस कैप्सूल में क्या बनाएगा, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, फिर बाहर निकलेगा एफिरेंट आर्ट्रियोल, एफिरेंट आर्ट्रियोल जो होगा फिर उसे नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज बनेगा। इसे आप टेक्निकली क्या कहोगे, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज किसको सराउंड करेंगे, प्रॉक्सिमल कॉर्बोरेटेड पार्ट, डिस्टल कॉर्बोरेटेड पार्ट, ये दोनों कहाँ पर होंगे, इन द कॉर्टेक्स रीजन। फिर उसे मजीद नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनेगा, खास तौर पर किस में, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में, वाजारेक्टा कहेंगे। ये भी रन करेगा एंटी पैरेलल टू लूप ऑफ हेनले। क्यों एंटी पैरेलल है, इसका भी जवाब आपने देना है आगे चलकर, और फिर साथ साथ किसके, कलेक्टिंग डक्ट के साथ इन द मेडुला। तो अब फाइनली ये छोटी वेन्स, और फिर उसके बाद फाइनली क्या बन जाएगी, रीनल वेन। रीनल वेन किस में जाकर खुलेगी, इन्फीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा कहाँ जाएगा, टुवर्ड द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट एंड सो ऑन। पूरी सर्कुलेशन आपको आनी चाहिए। तो ये होगी ब्लड सर्कुलेशन स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं किसकी तरफ, टुवर्ड द फंक्शन ऑफ किडनी, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, यानी नेफ्रॉन की क्या फिजियोलॉजी। तो इसमें याद रखना कि फिल्ट्रेशन ऑफ नाइट्रोजीनस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड एंड रिमूवल आउटसाइड ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ये इसका मेजर फंक्शन है किस चीज़ का, किडनी का। यानी ओवरऑल हम किडनी की बात करते हैं तो किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है, किडनी का ऑब्वियसली नेफ्रॉन है। वट एवर द फंक्शन ऑफ किडनी विल बी द फंक्शन ऑफ वट, नेफ्रॉन। एक ही बात होती है कि जो फंक्शन किडनी का है वही फंक्शन किसका होगा, नेफ्रॉन। वजह क्या है स्टूडेंट्स, वजह बहुत सिंपल सी है कि ये इसका फंक्शनल यूनिट है, किसका, किडनी का। तो हम किस तरह बताएंगे कि फिल्ट्रेशन किस चीज़ की, ऑफ नाइट्रोजीनस वेस्ट, कहाँ से, फ्रॉम ब्लड, फ्रॉम ब्लड एंड रिमूवल आउटसाइड, एंड रिमूवल आउटसाइड, बॉडी से बाहर उसको रिमूव करना, आउटसाइड द बॉडी, किस फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। इसको हम क्या कहेंगे, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। यही फंक्शन फिर किसका है, किडनी का भी है। तो लिहाजा सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, यूरिन फॉर्मेशन क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन। बहुत मुख्तसर सा जवाब आएगा तो क्या बताओगे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, यूरिन फॉर्मेशन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी, यूरिन फॉर्मेशन। ऑस्मो रेगुलेशन भी है डेफिनेटली, साथ साथ एक्सक्रीशन भी है। तो लिहाजा यूरिन फॉर्मेशन, ये इसका बहुत ही ब्रीफ आंसर है कि यूरिन फॉर्मेशन होता क्या। इसमें आपको मालूम हो कि इन्वॉल्व्स किसमें, कितने प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, 3 प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व। अब 3 प्रोसेसेस कौन कौन से, सबसे पहले देखिए फिल्ट्रेशन, सिर्फ क्या लिखा है, फिल्ट्रेशन। बाकी इसको एलेबरेट करेंगे, इसको और क्या नाम देने वो हम अलग अलग बताएंगे। फिर उसके बाद नंबर 2 इसमें क्या आ जाएगा, रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन
रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा इसका क्या आएगा, सेक्रीशन। तो 3 इसके मेजर प्रोसेसेस है यूरिन फॉर्मेशन के। पहला आपने क्या बताना है इसमें, फिल्ट्रेशन के बारे में, दूसरा रीएब्जॉर्प्शन, तीसरा सेक्रीशन के बारे में। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन को स्टूडेंट्स आपने और क्या नाम देना है, फिल्ट्रेशन को आपने इसको क्या कहोगे, प्रेशर फिल्ट्रेशन का नाम भी दोगे, और इसके मुख्तलिफ नाम हैं। और क्या कह रहे हैं इसको, प्रेशर फिल्ट्रेशन भी कहते हैं इसको। और क्या कहेंगे इसको, एक और भी नाम देते हैं इसके लिए, एक और भी नाम क्या होगा इसका, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो, प्रेशर फिल्ट्रेशन हो या सिर्फ फिल्ट्रेशन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको क्लियर होना चाहिए। वैसे बात है, पंजाब टेक्निकल बोर्ड की हेडिंग उठाओगे तो फिल्ट्रेशन है, दूसरी बुक्स उठाओगे तो उसमें आपको और रेफरेंसेस मिलेंगे, तो लेकिन आपको कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा, आई थिंक देयर विल बी नो प्रॉब्लम, फिर इतना मसला नहीं होगा। सबसे पहले हमने किसकी बात करनी है, फिल्ट्रेशन, जिसको आप प्रेशर फिल्ट्रेशन कहते हैं। अब ये जो प्रेशर फिल्ट्रेशन होती है, ये जो हम बता रहे हैं कि फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर होगी तो उसको प्रेशर फिल्ट्रेशन कहते हैं। यहाँ पे हमने बात की है प्रेशर की। जो प्रेशर होता है इसको प्रेशर फिल्ट्रेशन क्यों कहते हैं, आपको याद होना चाहिए ये बात कि इसका रेफरेंस आपने देना है, यानी हाई प्रेशर का मतलब हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, और हाई क्या होगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यानी हाई प्रेशर का मतलब क्या होता है कि हाई मतलब प्रेशर फिल्ट्रेशन का मतलब यहाँ पे प्रेशर का जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है ये आपको क्लियर हो, ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए यूज़ होगा। और किसके लिए, और किसको इसको और क्या कहेंगे, हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का नाम भी देते हैं। ठीक है जी। अब आपने सिस्टमेटिकली सबसे पहले तो ये चीज़ आपको पता हो कि एफिरेंट और इफिरेंट की हमने पहले बात की थी, आपको याद होगा, एफिरेंट एंड इफिरेंट। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ख़ास तौर पर जो इफिरेंट आर्ट्रियोल है, यानी डायमीटर जो होता है, डायमीटर ऑफ इफिरेंट आर्ट्रियोल, इफिरेंट आर्ट्रियोल जो होता है ना, इसका जो डायमीटर होता है स्टूडेंट्स हाफ होता है, किसके मुकाबले में, इज हाफ एज कंपेयर टू व्हाट, एफिरेंट आर्ट्रियोल के मुकाबले में। तो ब्लड आता कहाँ से है, आपको मालूम हो, एफिरेंट आर्ट्रियोल से आता है। एफिरेंट आर्ट्रियोल से किस में जाएगा, यानी यहाँ पे हम शो करते हैं ये कि आपके पास एफिरेंट आर्ट्रियोल है। ओके, फिर इससे आपको क्या मिल रहा है, ये नेटवर्क ऑफ व्हाट, कैपिलरीज, ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। फिर ये नेटवर्क कैपिलरीज मिलकर क्या बना रहे, ये इफिरेंट बना रहे। इसका डायमीटर देखें और इसका डायमीटर आप देखें तो आपको फ़र्क नज़र आएगा, यानी इसको देखें ये हाफ है, ये कौन सा है, इफिरेंट आर्ट्रियोल। ओके, और ये कौन सा है, एफिरेंट आर्ट्रियोल। ओके, ये बीच में आपके पास क्या है, ये ग्लोमेरुलस, इसको ग्लोमेरुलस यानी नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज है। तो लिहाजा ये इसका देख सकते हैं डायमीटर ज़्यादा है, इसका डायमीटर कम है, तो यहाँ से हाई प्रेशर के साथ ब्लड आएगा तो ये कैपिलरीज, इसका डायमीटर वैसे भी कम होता है, रेजिस्टेंस बनता है इन द फ्लो ऑफ ब्लड, और जब ये वापस से क्रॉस सेक्शन एरिया देख सकते हैं इसके मुकाबले में ये कम है, तो लिहाजा नतीजा क्या होगा कि एक यहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा इन द फ्लो ऑफ ब्लड। तो रेजिस्टेंस की वजह से स्टूडेंट्स हमें क्या बताना होगा, यहाँ पे प्रेशर बिल्टअप होता है। इस रेजिस्टेंस की वजह से क्या, कौन सा प्रेशर बिल्टअप होगा, हाई ब्लड प्रेशर बिल्टअप होगा, या इसको आप क्या कहेंगे, हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बिल्टअप होगा। तो लिहाजा इसके रिज़ल्ट के तौर पर क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगी, इसके रिज़ल्ट के तौर पे फिल्ट्रेशन होगी, और फिल्ट्रेशन के रिज़ल्ट के तौर पर जो आपको क्या मिलेगा,
फिल्ट्रेट मिलेगा किस में, बॉम्बेस कैप्सूल में। इस फिल्ट्रेट को आपने नाम क्या देना है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, इसको नाम क्या देंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का नाम देंगे। अब इसकी कंपोजिशन के बारे में अहम पॉइंट है यहाँ पे कि इसकी कंपोजिशन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। सबसे मुख्तसर सा जवाब अगर आपसे पूछा जाता है कि इसकी कंपोजिशन किससे मैच करती है, तो याद रखिएगा कि केमिकल कंपोजिशन जो है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ व्हाट, ग्लोमेरुलर, जी फॉर व्हाट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ये किससे मिलती है, इज लाइक व्हाट, ब्लड प्लाज्मा। किससे मैच करती है, ये बेसिकली ब्लड प्लाज्मा से मैच करती है। किसकी, ये कंपोजिशन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की। अब इसमें देखिए कि इसमें जो ओवरऑल हम तो ये बता दिया ना हमने, अब आपने स्पेसिफिकली जाना है। पहले आप किसके बताओगे कि इसमें यूजफुल सब्सटेंसेस कौन से, यूजफुल सब्सटेंसेस में आपको मालूम हो कि ग्लूकोज है, ऑब्वियसली यूजफुल सब्सटेंस है। इसमें क्या है, अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं, ये भी क्या है, यूजफुल सब्सटेंसेस है। फिर इसी तरह से इसमें आप सॉल्ट्स का रेफरेंस दोगे, डिपेंड करता है कि जो बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सॉल्ट्स है, एक्सेस की बात नहीं कर रहे हैं हम, बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो सॉल्ट्स हैं ये भी यूज़फुल में आएंगे। वाटर जो बॉडी में आपको मालूम हो कि जितना भी वाटर यहाँ पे फिल्टर होता है उसका 99.5% वापस रीअब्जॉर्ब हो जाता है, इसमें वाटर भी आएगा, ज़ाहिर बात है यूज़फुल सब्सटेंसेस भी शामिल है। फिर इसी तरह से इसमें कुछ और भी केमिकल्स होते हैं जैसे हार्मोन्स वगैरह भी होते हैं, ये भी क्या है, यूज़फुल सब्सटेंस, ये सारे यूज़फुल सब्सटेंसेस कहलाएंगे। अब रही बात किसकी, वेस्ट सब्सटेंसेस की। वेस्ट सब्सटेंसेस में सरप्लस कोई भी मटेरियल, जैसे वाटर सरप्लस होगा वो किस में आएगा, वेस्ट। एक्सेस ऑफ सॉल्ट्स क्या होगा, वो किस में आएगा, वेस्ट में आएगा। यहाँ पे हमने मेनली फोकस किसको करना है, दैट इज़ व्हाट, नाइट्रोजीनियस वेस्ट की बात करनी। नाइट्रोजीनियस वेस्ट में पूरी एक लिस्ट बन जाती है जो कि मेजर है, वो आपको पता होने चाहिए कौन कौन से होते हैं। सबसे मेन चूँकि हम यूरियोटैलिक है तो यूरिया का सबसे पहले बताना है, फिर इसके अलावा यूरिक एसिड भी होता है, फिर इसी तरह से स्मॉल अमाउंट ऑफ अमोनिया भी होता है, फिर इसके अलावा इसमें ये क्रेटिनिन भी होता है, ठीक है जी। और ये सारे इसके क्या है, सब क्या है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट कहलाते हैं, सही है। इसके अलावा और भी जो सरप्लस मटेरियल होगा, एक्सेस ऑफ वाटर, एक्सेस ऑफ सॉल्ट्स, ये सारे वेस्ट मटेरियल में शामिल होते हैं। तो यूजफुल सब्सटेंसेस भी और इसमें वेस्टफुल सब्सटेंसेस भी इसमें मौजूद होते हैं, किसमें, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में। अब इसमें आपको स्टूडेंट एक अहम चीज़ ये भी पता होना चाहिए कि जो ओवरऑल हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की बात करते हैं, यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रही है ना बेसिकली, इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में एक अहम डाटा आपको इंफॉर्मेशन के तौर पर मालूम होना चाहिए। वो ये है कि अगर हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोड्यूस करता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोड्यूसेस क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, 125 ml क्या चीज़, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पर मिनट। एक मिनट में 125 ml क्या बनता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है, ठीक है जी। ये आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए। इसको अगर आप कैलकुलेशंस में जाओगे तो 1 मिनट में के बाद किस में निकालोगे, 1 आवर में, फिर 24 आवर में जाओगे। तो 24 आवर में जब जाओगे तो ml के हिसाब से जाओगे तो 180,000 ml होगा, और इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना बन जाएगा, 180 लीटर। यानी किस में, इन 24 आवर्स, 24 घंटे में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कितना बनता है, दैट इज फिल्ट्रेशन कितनी होती है, 180 लीटर। आप सोचेंगे हमारी बॉडी में इतना फ्लूइड तो होता ही नहीं। इसकी रीज़न क्या होती है कि जो फिल्ट्रेशन हो रही होती है साथ साथ रीअब्जॉर्प्शन भी तो हो रही होती है। तो रीअब्जॉर्प्शन में आप बताते हो कि क्या होगा कि ख़ास तौर पे ये जो ग्लोमेरुलर, ये जो अपने प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड पार्ट पढ़ोगे उसमें आप देखोगे कि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन यहीं से शुरू हो जाती है, किसमें,
ये पहला जो पार्ट होता है इसका, जिसको हम सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन के हवाले से पढ़ेंगे, प्रॉक्सिमल कन्वर्जेंट पार्ट, वहाँ से रीएब्जॉर्प्शन। और ओवरऑल जब हम डिस्कस करते हैं कि जो फिल्ट्रेट होता है उसका 99 पॉइंट, यानी जैसे 125 ml हमने कहा है ना, तो इसके मुकाबले में अगर हम इसी वैल्यू को ले लें तो इसके मुकाबले में 124 ml क्या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ये फिर पर मिनट के हिसाब से क्या होता है, ये रीएब्जॉर्ब हो जाता है, रीएब्जॉर्ब भी हो जाता है। तो इसे आपको अंदाज़ा लगाना है सारा। ये जो इसका अगर हम 99.5% लेते हैं ना, कि हम 99.5% ये रीएब्जॉर्ब हो रहा है किसका, इस फिल्ट्रेट का। तो इसी से आपने एक और कैलकुलेशंस भी निकालनी होती है स्टूडेंट, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ यूरिन इन ऑफ नॉर्मल एवरेज नॉर्मल हेल्दी पर्सन। तो आप इतना रीएब्जॉर्प्शन निकालोगे 180 लीटर में से, तो आपको अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम मिल जाएगा किस चीज़ का, यूरिन का, इन 24 आवर अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा। जब आप कैलकुलेशंस करोगे राउंड फिगर में, तकरीबन 1 से 1.5 लीटर तक क्या होगा, यूरिन की क्वांटिटी बन जाएगी इन 24 आवर इन नॉर्मल हेल्दी पर्सन, एवरेज अमाउंट उसमें हम बताते हैं। तो बहरहाल ये सारा डाटा है, इंफॉर्मेशन है जो आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। तो पहला आपको पॉइंट क्लियर हो गया कि हमने क्या बताया कि ये इसमें फिल्ट्रेशन कैसे होती है, इसको प्रेशर फिल्ट्रेशन कहने की वजह क्या होती है, वो सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे हाईलाइट किए। अब स्टूडेंट हम आगे चलेंगे किस में, सेकंड स्टेप की तरफ, रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है। अब रीएब्जॉर्प्शन जो है इसको आप और ज़्यादा स्पेसिफाई करके क्या कहोगे, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। रीज़न क्या होती है कि रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, इट इज़ हाईली सेलेक्टिव, हाईली सेलेक्टिव होता है, याद रखिएगा। रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस इज हाईली सेलेक्टिव। वजह क्या होती है कि पहले तो हमने बताया था प्रेशर फिल्ट्रेशन में यूजफुल और वेस्टफुल सब्सटेंसेस सब फिल्टर हो गए थे। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो रीएब्जॉर्प्शन होगी वो हाईली सेलेक्टिव है, इसमें ऑल यूजफुल सब्सटेंसेस जो होंगे, यूजफुल सब्सटेंसेस, यूजफुल सब्सटेंसेस होंगे किसके, ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के, ये क्या हो जाएंगे, आर री एब्जॉर्ब। अब री एब्जॉर्ब कहाँ से होंगे आपने बताना है, फ्रॉम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कहाँ से होंगे, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से होंगे। इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से, जैसे मिसाल जो 100% होने उसके बारे में सबसे पहले पूछा जाता है कि कौन से प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड पार्ट से, कौन से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के कंपोनेंट्स हैं जो कि 100% यहाँ से रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो गैस लगा सकते हैं आप, यानी ग्लूकोज के बारे में बताओ कि 100% रीएब्जॉर्ब हो जाता है। इस तरह से अमाइनो एसिड जो होते हैं ये भी तकरीबन 100% क्या होते हैं, रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसी तरह से इसमें विटामिन का रेफरेंस देते हो, और इसी तरह से अगर हार्मोन्स हैं, एक्टिव हार्मोन्स हैं, एक्टिव हार्मोन्स की हम बात करेंगे भी, ये क्या होंगे, रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। तकरीबन आपने क्या बताना है, 100% यहाँ से रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे। इसके अलावा वाटर के बारे में बताना है, और इसके अलावा इसमें वाटर के अलावा जो सॉल्ट्स होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड की बात करें, ये अप टू हम वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं 80%, क्योंकि डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डाटा है, आपको ये भी पता होना चाहिए। ये क्या होते हैं, रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं वाटर, और अब इसका मतलब वाटर 100% रीएब्जॉर्ब नहीं हुआ, तो यह 80% तक वाटर एंड सॉल्ट भी क्या होते हैं यहाँ से रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो यहाँ तक ये क्या था, रीएब्जॉर्प्शन, इसको हम क्या कहते हैं, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का नाम देते हैं। अब हम आएंगे किसकी तरफ, लूप ऑफ हेनले की तरफ आएंगे। और लूप ऑफ हेनले के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, इसका फंक्शन क्या होता है कि इसने ख़ास तौर पर बताना होगा कि जो कि ख़ास तौर पे हम किसकी बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं, कि बॉडी में अमाउंट ऑफ वाटर के हिसाब से इसकी वर्किंग होगी, यानी कंसंट्रेशन किस तरीके से ये जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स यानी यूरिन की कंसंट्रेशन कैसे मेंटेन होगी। तो इसमें काफ़ी अहम रोल होता है किसका, लूप ऑफ हेनले का। तो लिहाजा पहले हम इसको पहले लूप ऑफ हेनले का जनरल फंक्शन देख लेंगे, फिर स्पेसिफिकली जो है उसको अलग से डिस्कस करना होगा। वो किस हवाले से हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ काउंटर करंट मल्टीप्लायर के हवाले से,
और फिर उसके अलावा रोल ऑफ हार्मोन्स के हवाले से भी इसको हमने डिस्कस करना होगा। यहाँ पे सिर्फ इतना पता हो कि लूप ऑफ हेनले जो है स्टूडेंट्स क्या काम कर रहा है। लूप ऑफ हेनले बेसिकली जो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है, उसके बारे में जनरली क्या बताते हैं, परमिएबल टू वाटर। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है, दैट इज परमिएबल टू ओनली सॉल्ट्स होता है। फिर काउंटर करंट किस तरह होता है, फिर आपने वाजा रेक्टा का हवाला देना है, उसमें भी क्या होता है, असेंडिंग डिसेंडिंग क्या होते हैं, वेसल्स होते हैं, और फिर किस तरह से काउंटर करंट होता है वो मैं अलग से आपको उसकी डिटेल बताऊंगा। सिर्फ यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि लूप ऑफ हेनले जो है बेसिकली क्या है कि क्या रोल इसका है कि किस तरह से कंसंट्रेशन जो होती है वाटर की जो हमारी बॉडी में उसका जो है मेंटेनेंस होती है, किस तरह से एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स जो होती हैं इसकी कंसंट्रेशन कैसे मेंटेन होती है, इसमें इसका रोल होता है। तो ओके, इसमें लूप ऑफ हेनले और लूप ऑफ हेनले के बाद आपने नेक्स्ट किसका बताओगे, आगे चलेंगे हम सेक्रीशन की बात करेंगे। सेक्रीशन को और हम क्या कहते हैं, ट्यूबुलर सेक्रीशन का नाम भी दिया जाता है, आल्सो कॉल्ड ट्यूबुलर सेक्रीशन। बेसिकली ये ट्यूबुलर सेक्रीशन क्या है, इज द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम is the transfer of material from peritubular capillaries। ये बड़े अहम पॉइंट हैं, ये नोट करने वाले हैं। फ्रॉम peritubular capillaries to रीनल ट्यूब्यूल्स। अब हमने जनरल दे दिया है रीनल ट्यूब्यूल्स। अब रीनल ट्यूब्यूल्स में तो सब कुछ आ जाता है, लेकिन स्पेसिफिकली आप बताओगे कि सेक्रीशंस जो होती हैं, सेक्रीशंस जो होती हैं इज़ वेरी सिलेक्टिव। ये रीनल ट्यूब्यूल में आएंगे। रीनल ट्यूब्यूल के ख़ास तौर पे किस में, इसके लिवन में, अंदर जो उसकी खाली जगह होती है उसमें जहाँ पे फिल्ट्रेट होता है वहाँ पे आएंगे। आप सेक्रीशंस जो होती है स्टूडेंट्स क्या होती हैं, इज़ सेक्रीशन जो होती हैं ये इज़ वेरी सेलेक्टिव होती है। मेनली गैस लगा सकते हैं क्या, हाइड्रोजन आयन, और एडिशनल पॉइंट आपको मालूम होगा आल्सो अमोनियम आयंस, ये भी होते हैं। ठीक है जी, किस में जाएंगे, मेनली इन लूप ऑफ, मेनली किस में, लूप ऑफ हेनले में जाएंगे, और सम एक्सटेंट किस में जाएंगे, इन द कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, इन द कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में पता हो तो इसमें भी स्पेसिफिकली ख़ास तौर पर कहाँ पे, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और फिर इसके अलावा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये इसमें मेन आएगा, और उसके बाद प्रॉक्सिमल डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो सम एक्सटेंट जो होता है ये कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के थ्रू भी होता है। इसको हम टेक्निकली क्या कहते हैं, सेक्रीशन, या फिर इसको ट्यूबुलर सेक्रीशन। स्टूडेंट्स यहाँ तक तो हमने इसका क्या है, फंक्शन पढ़ लिया है, डिस्कस कर लिया है। इसमें अब जो हमने नेक्स्ट देखना होगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसी से लिंक्ड है कि तो उसका ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन भी हमने किडनी का थोड़ा सा डिस्कस करना है, और उसके साथ साथ हमने देखना होगा कि हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स इज मेंटेन, यानी उसके दो रोल किस चीज़ के, ख़ास तौर पर हार्मोन्स के, एल्डोस्टेरॉन का क्या रोल होता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन का क्या रोल होता है, और फिर उसके साथ साथ हमने काउंटर करंट मल्टीप्लायर या काउंटर करंट मैकेनिज्म को भी हमने देखना है कि ये लूप ऑफ हेनले के बारे में भी हमने बताया था कि इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप, और उसमें जो साथ हमने वाजा रेक्टा का हवाला दिया था तो उसकी थोड़ी सी डिटेल है, वो मैं कोशिश करूँगा कि इसको एलेबरेट करूँ ताकि स्टूडेंट जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इस जगह पे उसको वो क्लियर करें। तो उसके बाद हम आगे जाएंगे किडनी डिसऑर्डर्स की तरफ।
कि किडनी डिसऑर्डर्स क्या है और फिर उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो आज का टॉपिक यहाँ तक, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।